नमस्कार। अर्णव लेजा की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं स्पर्श भाग 2 का पाठ 13 पतझड़ की टूटी पत्तियां इसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करें। पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ के अंतर्गत दो खंड दिए गए हैं। एक है गिन्नी का सोना और दूसरा है छेन की देन। गिन्नी का सोना में याद है हमने चर्चा की थी कि सोने और गिन्नी के सोने में क्या अंतर है, यानी शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना इसमें क्या अंतर है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है ना, थोड़ा कमजोर रहता है। और गिन्नी का सोना में थोड़ा-सा तांबा मिलाया जाता है, थोड़ी-सी खोट मिलाई जाती है। इससे तांबा सोना जो है मजबूत बन जाता है और इससे आभूषण भी बनाए जाते हैं। जैन के दिन में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर एक टी सेरेमनी होती है, चाय की सेरेमनी। और इसके लिए क्यों की जाती है? बौद्ध धर्म के अंतर्गत एक संप्रदाय आता है, जिसमें ध्यान साधना की जाती है। बहुत अधिक जब तीव्रता से काम किया जाए, गतिशीलता से काम किया जाए, तो दिमाग में बहुत अधिक थकावट हो जाती है। तो उसमें राहत पाने के लिए हम क्या कहते हैं, चलो चाय पी जाए, थोड़ा आराम मिल जाएगा। जापान में उसके लिए अलग से सेरेमनी है, जिसका नाम है टी सेरेमनी। और ये किसके झेन की देन है। चलिए प्रश्नोत्तर आरंभ करते हैं। मौखिक प्रश्नोत्तर में पहला जो आता है, वो है शुद्ध सोना और गिन्नी सोना अलग क्यों है? शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है और गिन्नी का सोना 22 कैरेट का। शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना में खास अंतर ये है कि शुद्ध सोना में शुद्धता रहती है, उसमें कुछ मिलावट नहीं होता। जबकि गिन्नी का सोना में तांबा मिलाया जाता है। तांबे का जो गिन्नी का सोना है वो अधिक चमकता है और ये मजबूत भी होता है। यानी शुद्ध सोने से गिन्नी का सोना अधिक मजबूत होता है। शुद्ध सोने के आभूषण बनाने कठिन हो जाते हैं, कमजोर बनते हैं, जल्दी मुड़ जाते हैं। इसलिए खोट मिलाई जाती है, यानी तांबे को मिलाया जाता है और उस तांबे के कारण जो है सोना थोड़ा मजबूत बन जाता है और ऐसे में उसके आभूषण आसानी से बनाए मौखिक प्रश्न के अंतर्गत दूसरा आता है प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं? प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट उसे कहते हैं जो ऊंचे आदर्शों में विश्वास रखता है और उन्हें केवल कल्पना तक सीमित नहीं रखता, बल्कि व्यवहारिक जीवन में उनको लागू करता है। परिस्थितियों को समझते हुए अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता। ना तो केवल वो स्वप्नदर्शी होता है, ना ही वो केवल अवसरवादी व्यवहारिक व्यक्ति, बल्कि दोनों में संतुलन बनाता है। मान लो उदाहरण में कोई व्यक्ति जो ईमानदार है और वो चाहता है कि यहाँ से भ्रष्टाचार को हटाया जाए। अब कोई ईमानदार अफसर भ्रष्टाचार को हटाने के लिए क्या करे? एकदम तो उन्मूलन नहीं किया जा सकता। वह नियमों के अनुसार चलता है और लोगों की सहायता करता रहता है और प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट को कहलाता है। इस तरह का आप एक और उदाहरण भी दे सकते हैं। मान लो कोई ये चाहता है कि इस दुनिया से पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो जाए दुनिया। ये एक आदर्श है वो। तो केवल अगर वो भाषण देता रहेगा कि मैं आदर्शवादी प्रदूषण को मुक्त करना चाहता हूँ, प्रदूषण को मुक्त करना चाहता हूँ, तो भाषण देने से काम नहीं चलेगा। वो प्रैक्टिकली जीवन में अपना लेता है कुछ बातों को। कैसे अपनाता है? जैसे मान लो प्लास्टिक का कम उपयोग करने लग जाता है, पौधे लगाना शुरू कर देता है, कहीं जाना सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। तो छोटे-छोटे कदमों को अपनाता जाता है जीवन में। यानी व्यवहारिक कदमों को अपनाते हुए जीवन के आदर्श को जीता रहता है। तो वो प्रैक्टिकल आइडियलिस्टिक कहलाता है। प्रश्न 3 पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श क्या है? पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श वह है जिस पर लाभ, सुविधा या स्वार्थ की व्यवहारिकता हावी नहीं है, बल्कि व्यवहारिकता पर आदर्श हावी होती है। अर्थात व्यक्ति अपने निजी लाभ के बजाय समाज के हित और नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देता है, जिसमें समाज का हित छिपा हो और तथा जो समाज के शाश्वत मूल्यों को संजो सके, वही शुद्ध आदर्श माना जाता है। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो है गरीब बच्चों को पढ़ाता है, इससे उसे पैसा या प्रसिद्धि नहीं मिलती, फिर भी वह ये काम करता है क्योंकि ये उस वो समाज के प्रति अपना कर्तव्य मानता है। तो ये शुद्ध आदर्श है। और अगर वो पैसे के लिए, नाम के लिए का काम करता है, तो ये उसकी व्यवहारिकता बन जाती है, शुद्ध आदर्श नहीं बनता है। तो जहाँ आदर्श जो है व्यवहार को नियंत्रित करें और समाज का हित सर्वोपरि हो, वास्तव में वही शुद्ध आदर्श होता है। प्रश्न 4 आता है, लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का लगने की बात क्यों कही है? कि ऐसा क्या है कि जापानियों के दिमाग में स्पीड लग जाती है, यानी गतिशीलता बढ़ जाती है। उनके कार्य में तीव्रता क्यों आती है? क्या वजह क्या है? यहाँ बताते हैं कि जो लेखक बताते हैं कि जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात इसलिए कही है कि उनका दिमाग तो वैसे बहुत तेज चलता है, पर स्पीड का इंजन लगने से वो 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लग जाता है। अब ये 1000 गुना रफ्तार से क्यों दौड़ रहा है? वास्तव में वे जो है प्रतिस्पर्धा करें किससे? अमेरिका से। अमेरिका ने उनका विनाश किया था। हिरोशिमा नागासाकी जगह जो बम विस्फोट किए थे। तो ऐसे में प्रतिस्पर्धा करके वो अब अमेरिका से आगे निकलना चाहते थे। अमेरिका वाले जो काम 1 महीने में करते, वो उसे 1 दिन में पूरा कर लेना चाहते हैं।
तो ऐसे में स्पर्धा की होड़ है, आगे बढ़ने की होड़ है, इसलिए उनका दिमाग तीव्रता से काम करता है। हर काम तेज़ी से वो करना चाहते हैं। प्रश्न 5 आता है, जापान में चाय पीने की विधि को क्या कहा जाता है? इसमें कितने लोगों को प्रवेश दिया जाता है? अब यहाँ आता है चाय पीने की एक विधि है, एक तरीका है, सेरेमनी की तरह मनाया जाता है, उत्सव की तरह मनाया जाता है। तो क्या चीज़ है ये? तो कहते हैं जापान में चाय पीने की विधि अर्थात टी सेरेमनी को चा नो यू कहते हैं और चाय पिलाने वाला चाजीन कहलाता है। और ये जो परंपरा है, ये जैन परंपरा की देन है। अब जैन परंपरा क्या थी? बताया था आपको कि बौद्ध धर्म का एक है ध्यान साधना का एक विधि मानी जाती है, जिसमें जो दिमाग को पूरा आराम मिल जाता है। उसमें चाय पीते समय बहुत शांतिपूर्वक पिया जाता है ताकि दिमाग को आराम मिले। ये जो टी सेरेमनी है इसमें केवल 3 व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है, यानी जहाँ बैठकर चाय पी जाती है, वो स्थान ऐसा होता है छोटा जहाँ पर केवल मात्र 3 लोग बैठ सकें। अधिक लोगों को वहाँ प्रवेश नहीं दिया जाता है, क्योंकि जितने कम लोग होंगे उतना वातावरण शांतिमय रहेगा। अधिक लोगों से क्या होगा? शांति भंग होगी। तो इस विधि में जो चाय चाय शांतिपूर्वक चाय पी जाती है। और चाय भी कैसे पी जाती है? प्याली में मुश्किल से 2 घूँट से अधिक चाय नहीं होती और एक-एक बूँद करके वो लोग पी रहे होते हैं। लगभग डेढ़ घंटा तक लगा देते हैं चाय की छोटी-छोटी चुस्कियाँ लेते-लेते। जब इतनी धीमे गति से काम किया जाता है तो दिमाग बिल्कुल शांत स्थिर हो जाता है। दिमाग की गति धीमी हो जाती है। ये उनका साधना का ध्यान का एक तरीका है। काम करके जब बहुत अधिक थक जाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना चलो दिमाग बहुत थक गया, चलो-चलो चाय पीते हैं, थोड़ा आराम मिल जाएगा। वैसे ही अपने दिमाग को राहत देने के लिए, आराम देने के लिए वो टी सेरेमनी में जाते हैं, वो चाय का आनंद लेते हैं, अपने दिमाग को शांत करते हैं। प्रश्न 6 आता है, जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है, उस स्थान को की क्या विशेषता है? अब जापान में जिस जगह पर चाय पिलाने की जगह बनी जाती है, वो एक खास तरह का कमरा रहता है, जगह रहता है, प्राकृतिक ढंग से वो सजा छोटा-सा स्थान होता है और वहाँ ज़मीन पर चटाई बिछा कर बैठते हैं, लोग चाय पीते हैं। वातावरण बहुत शांत होता है, इतना शांत होता है कि चायदानी में अगर पानी भी उबल भी रहा है ना, तो उसकी आवाज़ भी बड़ी सहजता से सुनाई दे रही होती है। और जो चाय पिलाने वाला है, चाजिन, वो सारी जो क्रियाएँ करता है, बर्तनों को लाना, धोना, तौलिए से पोंछना, फिर पानी को उबालना, इंग्रीडिएंट्स सुलगाना, ये सारे काम जो है इतने गरिमापूर्ण ढंग से किए जाते हैं। तो चाय बनाने का, पिलाने का, ढंग परोसने का बड़ा गरिमापूर्ण रहता है। तो वहाँ का एक खास उत्सव की तरह ये बन जाता है, इसलिए उसका नाम टी सेरेमनी रखा गया है। लिखित प्रश्नोत्तर में पहला जो आता है, वो है शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यावहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है? शुद्ध सोना कैसा होता है? 24 कैरेट का है ना, जो थोड़ा कमज़ोर सा रहता है, उसमें मिलावट नहीं होती है, किसी तरह की खोट नहीं होती, तांबा उसमें नहीं मिला होता, इसलिए उसको शुद्ध सोना कहा जाता है। शुद्ध आदर्श में भी किसी तरह का समझौता नहीं होता, वो पूरी तरह से शुद्ध होती है, जैसे सोना शुद्ध होता है। ये नहीं कि चलो थोड़ा-सा झूठ बोल के काम चला ले, थोड़ा-सा छल करके काम चला ले, नहीं, ऐसा नहीं। उसमें किसी तरह की मिलावट खोट नहीं है, वो शुद्ध कहलाता है। व्यावहारिकता में क्या आता है? तांबा को कहा गया है। जिस प्रकार सोना जो है, उसमें अगर थोड़ा-सा तांबा मिला दिया जाता है, तो वो गिन्नी का सोना कहलाया जाता है, उसमें थोड़ी-सी खोट मिला दी जाती है। तो आदर्शों में व्यावहारिकता का तांबा मिलाया जाता है। तांबा सोने की तरह चमक मजबूती देता है, अधिक चमक जाता है, लेकिन शुद्धता को खो देता है। तांबा मिलाने से सोने की चमक तो बढ़ जाती है, हालाँकि मजबूती भी बढ़ जाती है, लेकिन क्या होता है कि उसकी शुद्धता खत्म हो गई है। व्यवहार में वो देखने में अच्छा लगने लग जाता है, आभूषण क्योंकि उसके बन जाते हैं, लेकिन शुद्धता को वो खो बैठता है। ऐसे जीवन में जो आदर्श है, आदर्शों में अगर हम व्यावहारिकता को ले आते हैं, तो जो कोरे आदर्श है, जो खोखले थे, वो उतने कारगर सिद्ध नहीं होते हैं, लेकिन व्यावहारिकता का पुट मिलकर थोड़ा मजबूत बन जाते हैं, उसको अपनाया जा सकता है। प्रश्न तो आता है, चार्जिंग ने कौन-सी क्रियाएँ गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की? जब लेखक अपने मित्र के साथ टी सेरेमनी में गया और वो एक पर्णकुटी में पहुंचे थे। पर्णकुटी एक 6 मंजिला इमारत थी और उसकी छत कैसी थी? दफ्ती लकड़ी की बनी खोखली दीवार वाली जिसपे चित्रकारी की जाती है और जमीन पर बैठने के लिए जो थी चटाई बिछाई गई थी। पत्तों की बनी सुंदर सी कुटिया के समान थी। वहां ये पहुंचे, हाथ-पाँव धोए, हाथ-पाँव धोने के लिए वहां पानी रखा गया था और बर्तन भी कैसा बड़ा बेडोल सा बर्तन था, मिट्टी का बर्तन, बेढप सा। मगर हाथ-पाँव धो के अंदर गए। अंदर कौन थे? चाजिन थे। चाजिन कौन होते हैं? जो चाय पिलाने का कार्य करने वाले होते हैं। अतिथियों को देखकर उसने उनका सम्मान किया, खड़े हो गए और कमर तक झुककर प्रणाम किया। प्रणाम करके उन्होंने क्या कहा? दोजो। जैपनीज़ भाषा का शब्द है ये दोजो, जिसका मतलब होता है आइए तशरीफ लाइए, कहकर उनका स्वागत किया। बैठने के लिए उनको जगह दिखाई, फिर अंगीठी सुलगाई और चायदानी रखी।
चाय बनाने के लिए। पास के कमरे में जाकर वो कुछ बर्तन लेके आया, तौलिए से उनको साफ किया। ये सारी की सारी क्रियाएँ अत्यंत गरिमापूर्ण ढंग से की जा रही थी। हर एक भाव-भंगी में ऐसे लगती थी मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो। अब ये जय जयवंती सुर क्या हुआ? एक राग है ये, भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक राग है, बहुत मधुर भावपूर्ण सौम्य राग है। इसमें प्रेम, करुणा और कोमलता का भाव रहता है। तो जो कलाकार जैसे हर चाल, हर भाव को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है, जैसे संगीत का वातावरण बन जाता है, वैसे उसके जो कार्य थे चाय पिलाने वाले के, सारे बर्तनों को साफ करना, गिटी सुलगाना और लाना, परोसना सब देना, ये सारे संगीतमय वातावरण की तुलना कर रहे थे। तो लगता था जैसे जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। प्रश्न 3 आता है, टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता है और क्यों? टी सेरेमनी में केवल 3 व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है। अधिक से अधिक अधिक लोगों को बैठने की वहाँ इजाज़त नहीं होती, ताकि वहाँ शांति बनी रहे। क्योंकि अधिक लोगों के आने से क्या होता है, शांति भंग होने की संभावना रहती है, लोग बातचीत करते रहेंगे। वहाँ जाते क्यों हैं लोग? ताकि जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, वहाँ से कुछ पल राहत के बिता सकें। ऐसे में ना भूत की चिंता हो, ना आने वाले भविष्य की चिंता हो, केवल वर्तमान को जिया जाए मुक्त भाव से। इसलिए शांत बैठकर वो लोग वहाँ चाय का आनंद लेते हैं। और चाय भी क्या मुश्किल से 2 घूँट चाय रहती है और डेढ़ घंटा लगा देते हैं वो उसको छोटी कम से कम चाय उसको पीने में। एक-एक बूँद करके वो चाय पी रहे होते हैं। इतना शांत, इतने धीरे-धीरे कि बिल्कुल शांत हो जाता है दिमाग सा, आस-पास का वातावरण बिल्कुल स्तब्ध हो जाता है, शांत वातावरण हो जाता है। तो मानसिक सुकून पाने के लिए वो जो टी सेरेमनी में जाते हैं। तभी जो है ऐसे में ज़्यादा लोगों को प्रवेश दिया नहीं जाता ताकि कम से कम लोग रहें और बातचीत ना हो उनमें। प्रश्न 4 आता है, चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? जब लेखक वहाँ पहुँचा था तो उस सारे वातावरण को देखकर पहले तो वो अपने आप को वहाँ असमंजस की स्थिति में था। वहाँ अपने आप को वो फिट नहीं कर पा रहा था। बड़ा अजीब-सा उसको माहौल वहाँ का लग रहा था। लेकिन जब अनुभव किसने क्या किया, धीरे-धीरे दिमाग की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही थी और थोड़ी देर तक बिल्कुल ऐसे शांत स्थिर हो गए थे, मानो वो अनंत काल में जी रहे हों। कोई शोर नहीं था, यहाँ तक कि इतना सन्नाटा कि सन्नाटे की आवाज़ भी सुनाई देती हो। ना तो बीते हुए समय की कोई बात याद आ रही थी, ना भविष्य की कोई चिंता थी। ना भूत, ना भविष्य वहाँ था, दोनों काल जैसे उड़ गए थे। रह गया तो केवल वर्तमान काल रह गया था। लेखक को लगता था वास्तव में जीना किसे कहते हैं, ये उन्हें उस दिन पहली बार महसूस किया था। कि अच्छा जीना इसे कहते हैं, ये भी एक कला है जीने की और कितनी रोचक है। बिल्कुल शांत स्थिर हो जाओ, ना आगे की चिंता, ना पीछे की चिंता, शांत स्थिर भाव से बैठे हुए हैं। सन्नाटे की आवाज़ गूंज रही है, दिमाग की रफ्तार बिल्कुल धीमी होगी। ये सारे परिवर्तन जो उसने चाय पीते समय महसूस किए थे, ये उसके लिए सारा अद्भुत अनुभव था। दीर्घ प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न आता है, गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। उदाहरण सहित इस बात की पुष्टि कीजिए। तो गांधी जी में नेतृत्व की लीडरशिप जिसको हम बोलते हैं कि अद्भुत क्षमता थी। वे लोगों का नेतृत्व करने में हर कदम में सफल रहे थे। लोग उनके नेतृत्व में आश्वस्त थे। उनको पता था कि ये हमारा सही मार्गदर्शन करेंगे, इनके दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे तो हम ज़रूर अवश्य कामयाब होंगे। तो उनके नेतृत्व की क्षमता के कई उदाहरण हमारे सामने आते हैं। उन्होंने अपनी इसी नेतृत्व की क्षमता के बलबूते पर ही देश को आज़ाद कराया था। भारत की जनता को एकत्रित किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विरोध प्रकट किया था। अनेक आंदोलन चलाए थे उन्होंने। दांडी मार्च इसका सफलता उदाहरण है। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व भी सफलतापूर्वक किया था। बड़े-बड़े नेता जो थे उनके नेतृत्व को मानते थे। उनके नेतृत्व क्षमता का लोहा मानते थे। वे उनका नेतृत्व स्वीकार करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते थे। लाखों लोगों ने उनके नेतृत्व में कंधे से कंधा मिलाकर आजादी के लिए संघर्ष किया था। तो वास्तव में गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि वे व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। प्रश्न 2 आता है, आपके विचार में कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत हैं और वर्तमान समय में इन मूल्यों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। ये क्या ये वर्तमान समय में खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते? तो कौन से मूल्य हो सकते हैं? शाश्वत मूल्य पहले तो होते क्या हैं? शाश्वत मूल्य वे होते हैं जो हर काल में सदा महत्वपूर्ण रहते हैं। उन पर काल, स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सदा एक समान रहते हैं। इसमें सत्य है, अहिंसा, परोपकार, त्याग की भावना है, परोपकारिता, सहनशीलता, साहस, ये सारे के सारे भाव ऐसे हैं जो कैसे हैं? शाश्वत हैं, सदा रहने वाले हैं। कभी इनका अंत नहीं होता। तो वर्तमान काल में भी जो है इनका मूल्य प्रासंगिक है। यानी वर्तमान काल में भी इनका उतना ही महत्व है जितना पहले था। अब सत्य और अहिंसा का महत्व को देख लो, आज के युग में भी इसको नकार थोड़ा सकते हैं। आज भी इनका महत्व है। परोपकार हमें क्या करता है? सामाजिक दायित्व निर्वाह करने का अवसर देता है।
इससे हमें मानसिक बल भी मिलता है। शांतिपूर्वक जीवन बिताने के लिए परोपकार, त्याग, एकता, भाईचारा और देश प्रेम की भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। जहाँ एक और सहिष्णुता, सहिष्णुता मतलब सहनशीलता, संघर्ष का दमन करती है। यानी अगर सहन शक्ति की भावना आ जाए, तो विवाद संघर्ष होते ही नहीं है। एक जना कोई सह जाए, चुप हो जाएगा, तो विवाद होगा नहीं, लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, संघर्ष नहीं होगा। तो सहिष्णुता संघर्ष का दमन करती है, उसे रोकती है। वहीं दूसरी ओर परोपकार और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर अलगाववाद को से समाज को बचाया जा सकता है। यानी बंटवारा नहीं होगा, नेक रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, दूसरों का हित साथ देंगे, तो बंटवारा क्यों होगा समाज का? तो अलगाववाद से बचाया जा सकता समाज को। अतः इन सभी शाश्वत मूल्यों की प्रासंगिकता वर्तमान काल में भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। प्रश्न 3 आता है, अपने जीवन की किसी ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जब शुद्ध आदर्श से आपको लाभ अथवा हानि हुआ हो। अब इस प्रश्न के अंतर्गत 2 कथन दिए गए हैं। एक तो आता है कि शुद्ध आदर्श से आपको लाभ हानि दिया हो। दूसरा इसका कथन आता है शुद्ध आदर्श में व्यवहारिकता का पुट देने से लाभ हुआ हो। तो पहले भी हम चर्चा करते हैं, शुद्ध आदर्श से आपको लाभ या हानि हुआ हो, यानी कुछ भी हो सकता है। इसका उत्तर आएगा कि शुद्ध आदर्श पर चलना आज के युग में अत्यंत कठिन है। आजकल आदर्शों को अपनाते रहे तो बहुत मुश्किल है। इनसे हम आदर्शवादी तो कहला सकते हैं, पर जीवन को सफलतापूर्वक जी नहीं सकते हैं। शुद्ध आदर्श का पालन करने के चक्कर में एक बार मैं अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार बैठा। हमारे जीवन की अपनी जीवन की घटना है। आप अपने जीवन की कोई भी घटना लिख सकते हैं। हमने अनुमान के आधार पर यहाँ प्रश्न का उत्तर लिखा है। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं इसमें उत्तर में। तो एक बार क्या हुआ कि मैं अपने कारखाने में काम करता था। शुद्ध आदर्श का पालन करते हुए मैंने अपने मालिक को कर चोरी की शिकायत मैंने कहा कि आयकर विभाग में कर दी। मालिक क्या करता था, इनकम टैक्स वो नहीं देता था, चोरी करता था एक टैक्स की, टैक्स भरता नहीं था। तो इसके विभाग को जाकर शिकायत कर दी। अब इसके क्या मुझे लाभ मिलेगा कोई? नहीं, लाभ तो मिला नहीं, उल्टे हानि होगी। मालिक ने मुझे नौकरी से ही निकाल दिया। तो शुद्ध आदर्श के चलते हुए नुकसान हो सकता है। दूसरा आता है कि शुद्ध आदर्श में व्यवहारिकता का पुट देने से लाभ हुआ हो। अब आदर्शों में अगर व्यवहार को मिला दिया जाए थोड़ा-सा, तो क्या उसे लाभ मिल सकता है? तो हाँ, ये मिल सकता है। अब ये भी मैंने कल्पना के आधार पर लिखा है, आप इसको अपने हिसाब से बदल सकते हैं। मैंने शिक्षक की निगाह में क्या किया, विशेष स्थान पा लिया शुद्ध आदर्श के चलते। अपने एक मित्र को नकल करने से भी रोक दिया। हुआ यूँ कि एक बार परीक्षा भवन में मेरा एक आगे बैठा जो मित्र था, वो नकल कर रहा था। मैं उसे रोकना चाहता था, परंतु यदि उसकी शिकायत मैं सीधे जाकर शिक्षक को करता, तो नतीजा क्या होता? मुझसे नाराज़ हो जाता, बातचीत करना बंद कर देता। इसलिए मैंने इशारे से शिक्षक को उसकी हरकत की से अवगत करा दिया। इशारा कर दिया कि वो नकल लगा रहे। परिणामस्वरूप क्या हुआ? शिक्षक ने उससे जाकर नकल की सारी सामग्री चुपचाप ले ली और आगे से नकल ना करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। अब इसमें क्या हुआ? मेरी मित्रता उससे टूटी नहीं। मित्र को पता ही नहीं लगता कि मैंने उसकी शिकायत की है, कुछ किया है। तुम दोस्ती हमारी बनी रही। अब मित्र को भी अपनी गलती का एहसास हो गया क्योंकि शिक्षक ने उसके से ले लिया था, उसको चेतावनी देकर माफ कर दिया था, छोड़ दिया था। तो ऐसे मित्र को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। प्रश्न 4 आता है, शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट या तांबे में सोना? गांधी जी के आदर्श और व्यवहार के संदर्भ में ये बात किस तरह झलकती है? स्पष्ट कीजिए। शुद्ध सोना क्या मतलब? आदर्शों का प्रतीक होता है और तांबा किसका प्रतीक है? व्यवहारिकता का। शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट का अर्थ होता है आदर्शों में व्यवहार को मिला देना, व्यवहारवाद को मिला देना। गांधी जी अपने आदर्शों को कभी भी व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे। वे क्या करते थे? वे तो व्यवहारिकता को ऊंचा उठाकर आदर्शों के स्तर पर चढ़ा देते। वे सोने में तांबा नहीं, बल्कि तांबे में सोने को मिलाकर उसकी कीमत बढ़ा देते थे। अब सोने में तांबा, तांबे में सोने का मतलब क्या हुआ? अगर सोने में तांबा मिलाते हैं तो सोने की कीमत थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें तांबा मिल चुका है। लेकिन तांबे में सोना मिला दें तो तांबे की कीमत कितनी बढ़ जाएगी? तो गांधी जी क्या करते थे, वो सोने में तांबा नहीं मिलाते थे, बल्कि तांबे में सोना मिला देते थे, उसकी कीमत बढ़ा देते थे। गांधी जी अपने जीवन आदर्शों को सर्वोच्च स्थान पर रखते थे। वे व्यवहारिकता को भी आदर्शों के स्तर पर ले जाने में विश्वास रखते थे। हालांकि कुछ लोग कह देते हैं कि गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, यानी व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श साथ लेकर चलते थे। आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर कभी उतरने नहीं देते थे। सोने में तांबा नहीं, बल्कि तांबे में सोना मिलाकर कीमत बढ़ाते थे। नीचे से ऊपर उठाने का प्रयास करते थे, ना कि ऊपर से किसी को नीचे गिराने में। इसलिए कई लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्टिक भी कहते हैं। यही वजह है कि उनके आदर्श जो थे काल की सीमाओं से परे थे, यानी अब तक भी उनके आदर्शों को लोग मानते हैं। प्रश्न 5 आता है, गिरगिट कहानी में आपने समाज में व्याप्त
अवसरानुसार अपने व्यवहार को पल पल में बदल डालने की एक बानगी देखी। इस पाठ के अंश गिन्नी का सोना के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि आदर्शवादिता और व्यवहारिकता इनमें से जीवन में किसका महत्व है। गिरिर कहानी में अवसरवादी व्यक्ति को दिखाया गया है जो हर समय अपने लाभ के अनुसार रंग बदलता है। उसे ना समाज की चिंता है ना नैतिक मूल्यों की। इसके विपरीत गिन्नी का सोना पाठ जो है ये बताता है जीवन में केवल व्यवहारिकता नहीं बल्कि आदर्शों का होना बहुत जरूरी है। आदर्श ही समाज को दिशा देते हैं और शाश्वत मूल्यों को जीवित रखते हैं। व्यवहारवादी व्यक्ति हर काम में लाभ हानि को देखकर करता है। इससे समाज में स्वार्थ, भ्रष्टाचार और गिरावट आती है। जबकि आदर्शवादी व्यक्ति जो है समाज के हित को पहले नजर में रखता है और शुद्ध आदर्श के साथ थोड़ी सी व्यवहारिकता का को पुट दे देता है, जिससे वो और अधिक प्रभावशाली बन जाता है। अब जैसे इसका उदाहरण हम समझ सकते हैं कि मान लो जो कोई डॉक्टर है जो पैसा कमाने के लिए इलाज करता है, ये तो व्यवहारवाद है ही सी। लेकिन जो डॉक्टर गरीबों का निःशुल्क इलाज करता है पर अस्पताल चलाने के लिए थोड़ा बहुत आवश्यक शुल्क ले लेता है, तो ये आदर्श क्या है, उसका व्यवहारिकता का पुट मिल गया इसमें। तो ये शुद्ध आदर्श है, इसमें ये ऐसा आदर्श है जिसमें व्यवहारिकता का पुट मिल गया है। तो समाज के उदाहरण के लिए आदर्शों का होना आवश्यक है, लेकिन उसमें सही व्यवहारिकता को जोड़ देना ही हितकर माना जाता है। अगला प्रश्न आता है, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या-क्या कारण बताए हैं? आप इन कारणों से कहाँ तक सहमत हैं? अब लेखक ने मानसिक रोग के कारण क्या बताए हैं कि जो जापान वासी है वो मनोरोग से ग्रस्त है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? अमेरिका से उनकी आर्थिक प्रतिस्पर्धा है। और इसके पीछे कारण क्या रहा था? हिरोशिमा और नागासाकी के जो विस्फोट हुए थे, इतना विनाश लीला हुई थी, उसके बाद उन्होंने क्या किया था, अमेरिका से टक्कर लेने के लिए दुगनी तिगनी गति से काम करना शुरू कर दिया था। 1 महीने काम को 1 दिन में पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है? जीवन की रफ्तार बहुत अधिक बढ़ गई है। अब चलने के समय पे लगता है जैसे दौड़ रहे हैं वो लोग। अकेलेपन में बड़बड़ाना, अकेले रहते हैं तो दिमाग में लगता है जैसे स्पीड का इंजन फिट हो कर दिया गया हो। दिमाग में हमेशा तनाव बढ़ रहता है। एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। तो ये सारे कारण ऐसे हैं जो रोगों को बढ़ा रहे हैं। इसलिए जापानवासी मनोरोग से ज़्यादा ग्रस्त रहते हैं। प्रश्न 7 आता है, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा? स्पष्ट कीजिए। और ये लेखक को अनुभव कब हुआ था? जिस समय वो चाय पी रहा था वहाँ की। उस समय उसने एक ये सपना देखा था, ये इसको हकीकत में लगा था कि अच्छा ऐसा भी जीवन जिया जा सकता है। तो इस सत्य का अनुभव उसने कब किया? जब चाय वो पी रहा था। लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, हमें उसी में जीना चाहिए। हम अक्सर क्या करते हैं, या तो गुजरे जमाने की बातें करते रहते हैं, बीते समय में क्या जीवन में खट्टी-मीठी बातें थी, यादें थी हमारी, उन पे उलझे रहते हैं। या कभी-कभी हम भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम ना तो भूतकाल में रह सकते हैं, ना भविष्य में। दोनों ही काल मिथ्या हैं हमारे लिए। भूत क्योंकि चला गया है, लौट के आ नहीं सकता। भविष्य का हमें पता ही नहीं, अभी आया ही नहीं, क्या हो सकता है? तो भूतकाल में जो भी सुख-दुःख हमने देखे हैं, भोगे हैं, वो चले गए, चले गए। अब उनको बैठा-बिठा के उनको याद करके हम अपने दुःखों को क्यों बढ़ाते रहें? चाहे सुख के दिनों, दुःख के दिनों, लेकिन हम उन्हीं पर चर्चा करते रहेंगे तो हम वर्तमान जीवन कैसे जिएँगे? और जब भविष्य की कल्पनाएँ हम करते रहेंगे तो वो भी दुःख देती हैं। क्योंकि वो हमें आया तो मिला तो नहीं ना अभी तक, उसको हमने पाया ही नहीं है। तो जो बीत गया उसको सुधारा नहीं जा सकता, जो आया उसका हमें पता नहीं, उस पे कैसे विश्वास करें? तो वर्तमान ही सत्य है जो हमारे सामने घटित हो रहा है और वर्तमान को सत्य मानकर हमें उसी में जीना चाहिए, वास्तव में इसी में हमारे जीवन की भलाई है। आशय स्पष्ट में प्रश्न पहला आता है, समाज के पास अगर शाश्वत मूल्य जैसा कुछ है, तो यह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि समाज में जो सत्य, अहिंसा, प्रेम, त्याग, करुणा, न्याय जैसे स्थायी और अमर मूल्य दिखाई देते हैं, ये अपने आप उत्पन्न नहीं हो जाते। ये वे आदर्श हैं जिन्हें कुछ महान आदर्शवादी और मूल्यनिष्ठ व्यक्तियों ने अपने आचरण, व्यवहार और संघर्ष के माध्यम से समाज को दिया है। ऐसे लोग व्यवहारिक लाभ और व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर मानवता के हित के लिए कार्य करते हैं और समाज को सही दिशा देते हैं। इसलिए समाज की नैतिक चेतना और उसकी ऊंचाई का श्रेय इन्हीं आदर्शवादी व्यक्तियों को ही जाता है। आशुस्पष्ट में दूसरा आता है, जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है।
इस कथन का तात्पर्य यह है कि जब समाज में केवल व्यवहारिकता यानी लाभ, सुविधा और समझौते की सोच को अधिक महत्व दिया जाता है, तब आदर्शवादी लोग भी धीरे-धीरे अपने उच्च नैतिक सिद्धांतों से पीछे हटने लगते हैं। वे अपने विचारों और जीवन में आदर्शों के बजाय व्यवहारिक लाभ और परिस्थिति के साथ चलना और समझौता करना अधिक महत्वपूर्ण मानने लगते हैं। परिणाम स्वरूप उनके जीवन में से आदर्श गौण हो जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं, और उनकी पहचान एक नैतिक मार्गदर्शक की बजाय एक चतुर, समझदार और सुविधा केंद्रित व्यक्ति के रूप में होने लगती है। प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन में आइडियलिस्टिक विचारधारा गायब हो जाती है। इस प्रकार इस कथन से यह संकेत मिलता है कि अत्यधिक व्यवहारिकता आदर्शों को कमजोर कर देती है। आगे स्पष्ट में तीसरा आता है, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। जब हम अकेले पढ़ते हैं, तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते हैं। इस कथन का मतलब क्या हुआ? इस कथन का आशय यह है कि आधुनिक जीवन, विशेषकर जापान जैसे विकसित देशों में, अत्यधिक तेज, तनावपूर्ण और यांत्रिक जीवन उनका हो गया है। मनुष्य की दिनचर्या अब इतनी तेज हो चुकी है कि वह सामान्य गति से चलना, बोलना, सोच विचार करना तक भूल गया है। जीवन एक निरंतर दौड़ बन गया है, इसमें व्यक्ति शांत होकर रुकने का अवसर नहीं पाता है। इस तेज रफ्तार जीवन के कारण व्यक्ति भीतर से अकेला, तनावग्रस्त और मानसिक रूप से असंतुलित होता जा रहा है। जब वह अकेला होता है तो उसका मन बेचैन रहता है और वह अपने आप मन ही मन अपने आप से बातें करता है और उसके मानसिक दबाव और अकेलेपन का संकेत देता है। इस प्रकार लेखक आधुनिक जीवन की अमानवीय गति और उनसे उत्पन्न मानसिक विकृति की ओर ध्यान दिलाना चाहता है। चौथा आता है आशीष प्रश्न में, सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो। इस पंक्ति का आशय क्या हुआ कि जापान में जो टी सेरेमनी की जाती है उसकी प्रत्येक क्रिया अत्यंत संयम, सौंदर्य, शांति और गरिमा के साथ की जाती है। वहां कोई हड़बड़ी नहीं, जल्दबाजी और असंतुलन नहीं होता। प्रत्येक हाव भाव, गति और मुद्रा इतनी संतुलित और कलात्मक होती है कि वे देखने वाले के मन में सौंदर्य और शांति का भाव भर देती है। लेखक ने इसकी तुलना भारतीय शास्त्रीय संगीत के जय जयवंती राग से की है, क्योंकि जैसे उस राग में कोमलता, मधुरता और अनुशासन का सुंदर संतुलन रहता है, वैसे ही चाय समारोह की हर क्रिया में भी एक लय, मर्यादा और सौंदर्य का सामंजस्य दिखाई देता है। इस तुलना के माध्यम से लेखक ने उस सांस्कृतिक गरिमा और कलात्मकता को प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त किया है। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्रश्नोत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई कठिनाई है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना और खूब मेहनत करना, अच्छे अंकों में पास होना। धन्यवाद।